हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं जो आपके पुराने ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लास्ट सेशन में हमने फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स आपके लिए थे, जिसमें हमने मोलैरिटी की बात की थी। सॉल्यूशन चैप्टर से ये आपके आए थे। इसी में हम आगे कुछ और टॉपिक्स पर बात करेंगे। जैसे हमने मोलैरिटी की बात की थी, मोललता क्या होती है, तो आपने कहा था कि यहाँ पर जब हम किसी विलयन की बात करते हैं, उस विलयन में दो प्रकार के घटक उपस्थित होते हैं। एक आपका विलेय होता है, दूसरा आपका विलायक होता है, ठीक है ना। अगर हम विलायक का 1 किलोग्राम ले लेते हैं, उस 1 किलोग्राम में कितने विलेय के, जो उसमें डिजोल्व है विलेय के मोल्स, वो नंबर ऑफ मोल्स कितने वहां पर प्रेजेंट है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसी को हमारा क्या कहा जाता है, विलयन की मोललता कहा जाता है बेसिकली। ओके, देन इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल भी देखे थे, जहां पर हमने बोला था कि 7.45 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड वॉज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ओके, 100 ग्राम जल में घुले 7.45 ग्राम या 7.45 ग्राम केसीएल के विलयन की मोललता आपको बतानी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो आपके पास दिया गया द्रव्यमान है, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड बताया गया है, तो उसका आप क्या निकाल लेंगे, आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो वहां से हम किसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स वहां पर डिजोल्व है जब आप उस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं जिस सोल्यूशन में आपका 7.45 ग्राम ऑफ केसीएल, ठीक है ना। तो 7.45 ग्राम केसीएल का मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो दिए गए द्रव्यमान को हम आणविक द्रव्यमान से विभाजित करते हैं और इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, आपका केसीएल के मोलों की संख्या मिल जाती है। देन मोललता हमने निकालनी थी, तो मोललता क्या होती है, मोलों की संख्या किसकी, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। चूंकि विलेय यहाँ पर आपका केसीएल है और विलायक क्या है, जल है। हम बोलते हैं विलायक का जो द्रव्यमान है वो हम किलोग्राम में लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ग्राम में दिया गया तो उसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में। देन आपने वही द्रव्यमान लिया और इस तरह से हमने पूरा न्यूमेरिकल अपना सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट आपका मोलैरिटी यानी कि मोलरता किसे कहते हैं, फिर से हमने एक सोल्यूशन बनाया जिसमें ए हमने सॉल्वेंट लिया था यानी विलायक, और उसमें हमने बी विलेय यानी कि आपका सोल्यूट को ऐड कर दिया। तो दो चीजें आपके पास आ गई, दो कंपोनेंट है सोल्यूशन के, ए एंड बी। A is your solvent and B is your solute. A आपका विलायक है और वहीं B आपका क्या है, विलेय। तो विलायक और विलेय ने एक विलियन बनाया। अब हम उस विलियन से 1 लीटर विलियन उठा लेते हैं, ठीक है। आयतन लिया है हमने 1 लीटर, और उस 1 लीटर विलियन में इस B के, जो कि आपका विलेय है, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर उपस्थित हैं, वही इस विलियन की मोलरता हो जाए, ठीक है। यानी क्या कहा, 1 लीटर आयतन वाले विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। जबकि मोललता क्या थी, मोललता थी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो वहां पर हमने द्रव्यमान लिया था किसका, विलायक का, सॉल्वेंट का, और यहां पर हम आयतन ले रहे हैं पूरे विलियन का। तो विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है। जहां पर आपने बोला कि चूंकि हम मोलरता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो विलियन की मोलरता आपकी, मोलों की संख्या आपकी मोल में आ जाएगा, और आयतन की बात आप लीटर में करते हैं तो मोल पर लीटर आपका क्या हो गया, उसकी यूनिट हो गई थी। तो इस तरह से हमने मोलरता के लिए भी एक न्यूमेरिकल देखा था, जिसको हमने यहाँ पर उसका आंसर निकाला था, सॉल्व किया था हमने। 11.11 gram of urea, that is your NH2CO NH2 was dissolved in 100 gram of water. Calculate the molarity and molality of the solution. जहां पर आपको दिया गया है नाइट्रोजन के 1 एटम का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के 1 एटम का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के 1 एटम का द्रव्यमान और कार्बन के 1 एटम का द्रव्यमान, ठीक है। तो इस तरह से आप ये एटॉमिक मास आपको क्यों दिए गए हैं, ताकि आप वहां से मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके, इसलिए दिए गए हैं। यहाँ पर आपने मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों निकालना है, लेकिन दिया क्या गया, आपको सिर्फ द्रव्यमान दिए गए हैं। तो उन द्रव्यमानों से पहले आप मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। चूंकि आपको पता है हम यहाँ पर यूरिया और वाटर की बात कर रहे हैं, तो यूरिया आपका यहाँ पर सोल्यूट होगा, और जहां पर आप सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो वाटर आपका यहाँ पर सॉल्वेंट।
सबसे पहले हम यूरिया का क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया कि NH2CO NH2 का आणविक द्रव्यमान क्या हो। ठीक है, तो नाइट्रोजन, क्योंकि एक नाइट्रोजन ये दो नाइट्रोजन है, तो हमने 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है। ठीक है, देन हाइड्रोजन के आपके टोटल 4 एटम है, 2 यहाँ है 2 यहाँ है 4। तो हमने 1 को, जो कि आपका हाइड्रोजन के एक एटम का मास था, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने उसमें ऐड क्या किया, कार्बन का जो यहाँ पर एटॉमिक मास है या कार्बन के जितने नंबर ऑफ एटम्स है उनकी हमने बात की। तो कार्बन का चूंकि एक ही एटम यहाँ पर है, तो उसको हमने एक ही एटम के मास को 1 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है, तो हमने ऑक्सीजन के एक एटम के मास को 1 से आपका मल्टीप्लाई कर लिया। टोटल आपने इसका निकाल लिया, आ गया 60 ग्राम पर, जो कि आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। ठीक है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया था। अब हमें कैलकुलेट करना मोलों की संख्या यूरिया की। तो मोलों की संख्या की गणना की जाती है, दिया गया द्रव्यमान जितना आपको बताया गया है कि इतना ग्राम यूरिया हमारे पास है, उसको आप विभाजित कर देते हैं किससे, उसके मोलों की संख्या से, कि मोलों की संख्या उसकी कितनी, उसके जो आणविक भार है उससे। क्या निकाल रहे हैं, मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। और मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए आपने क्या करना है, दिए गए द्रव्यमान को, जो आपको बताया गया है कि इतने ग्राम यूरिया है, उसको आप विभाजित कर देंगे किससे, उसके एक मॉलिक्यूल के जो मास होता है, मॉलिक्यूलर मास जिसे आप कहते हैं, उस मॉलिक्यूलर मास से आप उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते। तो यही आपने यहाँ पर किया, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास की गणना आप कर चुके थे और दिया गया द्रव्यमान आपके पास है मास ऑफ सोल्यूट 11.11 ग्राम, तो आपने उस 11.11 ग्राम को 60 से डिवाइड कर लिया, तो आपके पास इतना आ गया 0.1852 मोल। तो इतने मोल वहां पर यूरिया के उपस्थित। ठीक है, मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मोलैरिटी के लिए आपको चाहिए आयतन। आयतन तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, वाटर का 100 ग्राम बताया है, तो वो तो क्या है, मास है, द्रव्यमान है उसका। वाटर ही तो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन का आपको यहाँ पर आयतन नहीं बताया गया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर करके आपने वो कैलकुलेट कर लिया, देन आपने यहाँ पर मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली, फिर हमने मोलैरिटी कैलकुलेट कर ली। ठीक है ना, आज के सेशन का आपका टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या मोल अंश भी आप जिसे कहते हैं। ओके, चलिए मोल फ्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि मोल प्रभाज है आपका। कोई मुझे आंसर करेगा मोल प्रभाज क्या होता है? माइक लीजिए कोट्याल गांव। चलिए, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज की बात कर रहे हैं आप। कुछ भी नहीं होता, अनुपात होता है। ठीक है, क्या होता है, अनुपात, रेशियो। चलिए, अनुपात की बात कर रहे थे हम लोग, किसका अनुपात, मोल फ्रैक्शन में हम अनुपात की ही बात करते हैं। ये अनुपात ही होता है, किसका अनुपात होता है, जो आपने मोलैलिटी में और मोलैरिटी में बोला कि मोलों की संख्या हमने निकाली है, उन्हीं मोलों की संख्या का यह अनुपात होता है। लेकिन किस किस की मोलों की संख्या आप लेंगे, जिस भी एक कंपोनेंट का, कंपोनेंट क्या है, वो घटक है जिससे मिलकर के विलयन आपका बना हुआ है। ठीक है ना, उनमें से किसी भी एक कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उस कंपोनेंट का के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या आपने कर देना है। बस यही आपका क्या होता है, मोल प्रभाज या मोल अंश होता है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट। जैसे मैं कह रही हूं पर्टिकुलर कंपोनेंट, यानी अगर आप विलेय की बात कर रहे हो तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, तो विलेय की मोलों की संख्या बटे विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो विलियन में कुल कौन कौन से मोल उपस्थित है, आपके विलेय और विलायक उपस्थित है। ठीक है, अगर आप कहते हैं विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, तो विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या। क्लियर है, तो दोनों ही केस में हम अनुपात ले रहे हैं, तो उसी अनुपात को समझ लेते हैं एक बार। हमने क्या बोला, हमने लिया ए एक आपका सॉल्वेंट। ठीक है ना, ए आपका क्या है, ये सॉल्वेंट है यानी कि विलायक है। ठीक है, विलायक, इसमें हमने ऐड किया है बी आपका विलेय यानी कि सोल्यूट। ठीक है ना, बी आपका विलेय हमने यहाँ पर ए में मिलाया है। चलिए, तो आपके पास दो कंपोनेंट है, जब आप घटकों की बात करेंगे किस किस से मिलकर के ये विलयन बना हुआ है। ठीक है ना, अब आप अगर मोल प्रभाज की बात करते हैं यहाँ पर कि बी का मोल प्रभाज क्या होगा, तो हमने क्या कहा, यहाँ पर बी के जो यहाँ पर मोलों की संख्या उपस्थित है उसको हम भाग दे देंगे विलयन के कुल मोलों से।
और विलियन में कुल मोल मोल किस किस के हैं, ए और बी के ही हैं, यानी इसके मोल और इसके मोल का हम क्या कर देंगे, टोटल निकाल लेंगे। समझ रहे हैं, उस टोटल से हम डिवाइड कर देंगे बी के मोलों की संख्या को, तो हमें बी का मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर जब आप ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, ए के मोलों की संख्या बटे फिर से विलियन के कुल मोलों की संख्या, यानी ए प्लस बी के मोलों की संख्या। तो ये आपका क्या हो गया, ए का मोल फ्रैक्शन हो गया। तो इसी को आप लोग समझेंगे ढंग से, द मोल फ्रैक्शन और मोलर फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ constituent expressed in mole divided by the total amount of all constituent in a mixture also expressed in moles. ओके, यानी क्या समझे हम लोग, बेसिकली ये एक रेशियो है, ये एक अनुपात है, और कौन कौन किस किस का अनुपात है, जिस भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोलों की संख्या बटे विलियन के कुल मोलों की संख्या। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, सपोज विलेय बी का दिया गया द्रव्यमान WB है। ठीक है, यानी आपको बोल दिया है बी, सपोज आपका शुगर है, आपको बोल दिया है WB ग्राम आपकी शुगर यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है ना, विलायक आपका यहाँ पर ए, माना कि वो जल है। ठीक है ना, तो उसका हम लोग अगर बोलेंगे कि उसका दिया गया द्रव्यमान कितना है, तो हम उसको WA मान लेते हैं। ठीक है ना, इसी में आपका बी का आपका आणविक द्रव्यमान WA है, सपोज MA ले लो इसको। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, इसको आप लोग M में ले लीजिए, M। क्लियर, देन विलायक A का दिया गया द्रव्यमान जो है वो WA है, और इसका आणविक द्रव्यमान है MA। इसको MB लिखिए, ये B का है ना, देखो कंफ्यूज नहीं होंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हमने बोला विलेय आपका B है, उस B के दिया गया द्रव्यमान WB है, और उसी B जो भी वो आपका सोल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान MB है। ठीक है ना, वहीं पर जो विलायक A है आपका, उसका दिया गया द्रव्यमान WA है, और उसका आणविक द्रव्यमान हो गया M। क्लियर, इतना क्लियर है सभी को। अब हम निकाल रहे हैं सपोज विलेय का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं हम लोग कि विलेय का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, विलेय बी का मोल प्रभाज। ठीक है, जिसको कि x से हम सपोज डिनोट कर रहे हैं, तो x भी हमने लिख दिया। ठीक है ना, विलेय बी का मोल प्रभाज हमने बताना है। तो मोल प्रभाज है क्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, यहां पर आप एक और चीज लिख लेंगे, विलेय के मोल या विलेय के मोलों की संख्या सपोज NB है, और विलायक के मोल सपोज Na। ठीक है, अब यहां पर कुल मोल से क्या समझे, कुल मोल का मैंने क्या बताया, कुल का मतलब क्या है, वहां पर उपस्थित क्या क्या है, A और B ही तो है। अगर हम मोलों की संख्या की बात कर रहे हैं, अगर हमने बोला कि हमने पानी में और चीनी को मिला करके एक विलियन बनाया है, तो मोल किस किस के है, या तो चीनी का है और पानी का है, बस इन दोनों का ही तो है। तो कुल मोल में हम क्या करेंगे, चीनी के मोलों की संख्या धन आपके पानी के मोलों की संख्या। तो वही हमें यहाँ पर करना है, क्योंकि यहाँ पर चीनी और पानी की बात नहीं कर रहे हैं, हम विलेय और विलायक की बात कर रहे हैं। तो कुल मोल बराबर क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या
बराबर क्या हो जाएगा, विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको कुल मोलों की संख्या पता चल जाएगा। चूंकि आपको पता है, आपने माना है विलेय के मोल Nb यहाँ पर उपस्थित है और विलायक के मोल क्या है, Na। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, Nb प्लस Na या Na प्लस Nb, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपके क्या हो गए, कुल मोल हो गए, उसको हम सपोज x से आपका प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विलेय बी का मोल प्रभाज क्या होगा। ठीक है ना, तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, विलेय के मोलों की संख्या जो कि आपने माना है एन बी। ठीक है ना, तो यहां क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन दूसरा आपने क्या बोला, विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या जो कि आप निकाल चुके हैं, एन बी प्लस एन ए या एन ए प्लस एन बी, कुछ भी आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, एक घटक के लिए आपने क्या निकाल लिया, मोल प्रभाज निकाल लिया, यानी उस विलेय के लिए निकाल लिया जो वहां पर उपस्थित है, जो विलायक के साथ मिलकर के आपका विलियन बनाना है। क्लियर, इसी तरह से आप किसका निकालेंगे, इसी तरह से आप लोग निकालेंगे विलायक ए का मोल प्रभाज। चलिए कौन बताएगा मुझे, बेसिक टर्म्स है, तो मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। जब हम विलायक के मोल प्रभाज की बात करेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, हम पढ़ा किसको रहे हैं, विलायक ए का मोल प्रभाज आपका क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलियन के कुल मोलों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमिन द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH and H2O in a solution prepared by dissolving 5.5 ग्राम of alcohol in 40 ग्राम of H2O। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर H2O का दिया गया है 18 और CH3OH का दिया गया है 32। अब आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH and H2O in solution। ठीक है ना, दोनों का आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया है, हेनरीज लॉ के बारे में पूछा गया है और उसकी एप्लीकेशंस पूछी गई हैं। हेनरीज लॉ है क्या बेसिकली, ठीक है ना, आप सभी ने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल देखी होंगी। ठीक है ना, एक कोल्ड ड्रिंक्स आती है नॉर्मल वाली, जिसमें कि आप जूस, फ्रूट जूस की बात करते हैं, जैसे मैंगो का जूस हो गया, उनमें कुछ नहीं होता। लेकिन जो कुछ वैसी ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कोक हो गई या फिर आप स्प्राइट की बात करते हैं, ड्यू हो गई, इन सब में क्या होता है, जब भी आप लोग पीते हैं उसको तो आपको एक चिलिंग सेंसेशन लगता है। ठीक है ना, एक चटका सा लगता है पीने में, तो वो एक्चुअल में है क्या, वो आपकी एक गैस होती है जो डिजोल्व होती है उस ड्रिंक में। ठीक है ना, गैस क्या है, ड्रिंक में आपका डिजोल्व है। तो गैस तो आपकी फिजिकल स्टेट गैस ही हो गई। ड्रिंक की बात करेंगे तो ड्रिंक आपकी क्या है, लिक्विड स्टेट है। तो आप बोल रहे हो एक गैस है जो लिक्विड में डिजोल्व है, तो गैस आपका क्या है, यहाँ पर गैस आपका है सोल्यूट, जिसको आप बोल रहे हैं विलेय। ठीक है, और लिक्विड आपका क्या है, यहाँ पर विलायक है, यानी कि सॉल्वेंट। एक गैस एक लिक्विड में यानी कि एक द्रव में वहां पर घोली गई, लेकिन क्या नॉर्मल कंडीशंस में हम किसी गैस को किसी द्रव में घोल पाते हैं, नहीं घोल पाते। जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो उसके लिए हमें ओपनर का प्रयोग करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो इतनी टाइटली वहां पर बंद की हुई है। क्यों किया गया ऐसा, क्योंकि उस गैस को डिसॉल्व कराना है उस लिक्विड में। सपोज ये आपकी केन है किसी भी कोल्ड ड्रिंक की, इसमें ये आपकी गैस के पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी ड्रिंक है जिसको आप लिक्विड बोल रहे हैं, इस गैस को इस लिक्विड के साथ मिलाया गया है, और मिलाने के लिए क्या किया गया है, प्रेशर अप्लाई किया गया है। वहां पर क्या डाला गया है, प्रेशर, दाब या दबाव जिसे आप कहते हैं, वो बनाया गया है।
आपने देखा होगा जब आप प्रेशर को रिलीज करते हैं, आप उस बॉटल के ढक्कन को खोल रहे हैं, तो खोलते समय कभी कभी आपकी जब गैस एक फोर्स के साथ बाहर निकलती है, तो उसके साथ साथ वो लिक्विड भी बाहर निकल जाता है, यानी ड्रिंक भी आपकी बाहर आ जाती है। तो उस टाइम आपने क्या किया, प्रेशर को रिलीज किया है वहां पर। इसका मतलब क्या है, हेनरी ने क्या कहा, हेनरी ने कहा कि कोई भी जो गैस है उस पर आप जितनी ज्यादा दबाव बनाएंगे, किसी भी गैस पर आप जितना ज्यादा दबाव बनाएंगे, उसके उतने ज्यादा मात्रा या उसका उतना ज्यादा द्रव्यमान इस लिक्विड में, इस द्रव में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। क्या कहा मैंने, जितना ज्यादा, देखो यहाँ पर प्रेशर नॉर्मल था, तो आपके कुछ ही पार्टिकल्स थे या कुछ ही द्रव्यमान था गैस का जो यहाँ घुल गया था। यहाँ पर प्रेशर ज्यादा डाला गया, आपका दबाव बढ़ाया गया। दबाव बढ़ाने से क्या हुआ, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे या गैस की जो मात्रा थी जो इसमें घुली हुई थी वो बढ़ गई। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप पहली पहली बार उस बॉटल के ढक्कन को खोलते हैं तो बहुत अच्छा चिलिंग सेंसेशन आपको मिलता है, बहुत अच्छी लगती है ड्रिंक पीने में। उसके बाद जब उसका ढक्कन एक बार खुल गया है, कुछ दिन के लिए आपने उसको ऐसे ही रख दिया, तो धीरे धीरे, क्योंकि प्रेशर हट चुका है, तो धीरे धीरे वो गैस यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो अब आपको वैसा फर्स्ट टाइम जो सेंसेशन आपको फील हुआ था, वैसा आपको थर्ड या फोर्थ टाइम में या कुछ दिनों बाद नहीं फील होता है। क्यों, क्योंकि वो गैस जो डिजोल्व थी, अब वो डिजोल्व नहीं है उतनी मात्रा में, अब वो बाहर निकल चुकी है। क्यों, क्योंकि प्रेशर कम हो गया है। तो हेनरी ने बोला जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा दबाव डालेंगे हम लोग, उतनी ज्यादा गैस की मात्रा यहां पर घुल जाती है। बस यही हेनरी का लॉ है, ठीक है ना। ये आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। सो व्हाट इज हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ एक्सप्लेन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, गैस की विलेयता को एक्सप्लेन करता है इन अ लिक्विड सोल्यूशन, एक द्रव विलयन में, बाय पार्शियल प्रेशर एंड मोर फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड। जो आपको क्या बता रहा है यहाँ पर, जो बता रहा है द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस ऑन अ लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोर फ्रैक्शन प्रेजेंट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, क्या समझे, ये समझते हैं हम कि जितना ज्यादा द्रव्य, जितना ज्यादा आपका प्रेशर होगा, उतना ज्यादा मास किसका होगा, गैस का होगा, डिजोल्व गैस का। यानी उतनी ज्यादा, जितना दबाव बढ़ाएंगे उतना ज्यादा गैस को हम वहां पर डिजोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है ना। जब हम उतनी ज्यादा गैस को यहाँ पर डिजोल्व कर पा रहे हैं, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स भी आपके ज्यादा होंगे, है ना। जब द्रव्यमान बढ़ गया है, तो द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। तो आप बोल सकते हो जो ये प्रेशर है, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो आपका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। एक्सजी हम मान लेते हैं गैस का आपका मोल फ्रैक्शन है, ये भी क्या हो जाएगा, आपके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो बस यही वाला किसने बोला, हेनरी ने बोला कि जितना ज्यादा आप क्या कर रहे हैं, वहां पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ रहा है, उतना ही ज्यादा जो गैस का आपका मोल फ्रैक्शन है वो भी बढ़ रहा है, यानी गैस की मात्रा भी वहां पर उतनी ज्यादा घुल रही है। ठीक है ना। सो हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, टेम्परेचर क्या है आपका फिक्स है, वहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस की द्रव में मिलेता गैस पर आरोपित दाब के समानुपाती होती है। किसके, गैस की द्रव में विलेयता किसके समानुपाती है, उस गैस पर आरोपित दाब के। जितना गैस पर हम लोग दाब बना रहे हैं, वो उसकी विलेयता में, उसकी जो विलेयता है उसको बढ़ा रही है, यानी कि उसकी विलेयता मात्रा जो है उसकी वहां पर बढ़ रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट पर पहुंचे कि हमारा जो मोल फ्रैक्शन होगा गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पी के हो जाएगा। देन हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपका एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है। अब ये P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/स्मॉल k × xg हो जाएगा। तो ये 1/k, क्योंकि k आपका एक कांस्टेंट है, तो 1/k भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है kh, जिसको हम क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। तो ये kh ही आपका क्या है, हेनरी नियतांक है। क्लियर है। चलिए, इसके अनुप्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं।
इन पैकिंग ऑफ सोडा केन्स, ठीक है ना। सोडा बोतल हो गया, या जो हम कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में भी ऐसा ही होता है, तो उन सभी में ये नियम आपका हम लोग उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा इन डीप सी डाइविंग, समुद्री गोताखोर क्या करते हैं, समुद्री गोताखोर जो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें हीलियम गैस को डिजोल्व करके ले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वो जाते हैं सतह समुद्र की जो ऊपर की सरफेस है उससे नीचे को जाते हैं, तो धीरे धीरे आपका प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना। प्रेशर बढ़ने से उनको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब वो अंदर से बाहर को आएंगे तो प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो एकदम से जब वो प्रेशर कम होगा तो उनकी वीन्स में बबल बनने लग जाता है, जिससे कि नसों के फटने का या फिर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है। इसीलिए उस प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए वो क्या करते हैं, हीलियम गैस को डिसॉल्व करके ले जाते हैं। इसके अलावा इन हाई एल्टीट्यूड्स, ऊंचाई वाले स्थानों पर जो पर्वतारोही होते हैं वो भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, प्योर ऑक्सीजन लेके वहां जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो ऑक्सीजन आपकी कम हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पे। चलिए, तो ये अनुप्रयोग हो गए, लिमिटेशंस आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा मैंने आपको कुछ और पॉइंट्स कराए थे जो ध्यान देने वाले हैं हेनरी के लॉ में, वो भी आपको करना है, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल आप लोग कर लेंगे, इससे रिलेटेड प्रश्न है आपके पास। यदि H2S की जल में विलेयता है, तो आपको यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो आज के इस सेशन में हमने कुछ और नए टर्म्स पर बात की, जिसमें हमने मोल फ्रैक्शन को लिया, इसका न्यूमेरिकल एक आपको मैंने दिया है वो आपको करके लाना है। साथ ही हेनरी लॉ के बारे में हमने यहाँ पर बात की, हेनरी का जो नियम है उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल आपको करके लाना है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, राउल्ट्स लॉ की प्रैक्टिस करेंगे घर में, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल, क्योंकि इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, आपको मैंने बताया है पहले भी, तो वो उनकी प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे। आने वाले सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।